अभी देखते हैं कि ऐसे क्या नए फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इवॉल्व होते हैं इंडिया में, क्या क्या बुक्स लिखे जाते हैं, किसके ऊपर बुक्स लिखे जाते हैं। तो पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जो बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं, वो है नॉवेल्स। सो नॉवेल्स बहुत भारी तादाद में 19th सेंचुरी में बहुत फेमस हो जाती हैं नॉवेल्स, बहुत चीज़ों के बारे में। पहले क्या होते थे, आपके इंग्लिश नॉवेल्स को उन लोग ट्रांसलेट करके लिखते थे, बट अभी क्या होता है, आपके ओनली ट्रांसलेशंस नहीं होते हैं, खुद इंडियन ऑथर्स खुद अपने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट करते हैं, खुद नॉवेल्स के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है दुनिया, उसके बारे में वो लिखना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो एक एरिया, मतलब एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपके जो डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स हैं वो उभर के आ सके, जितने आपके लिटरेचर फॉर्म्स हैं दूसरे वो इवॉल्व करके आ सके। नॉट ओनली नॉवेल्स, प्रिंट कल्चर जब इंडिया में आता है तो आपके छोटे लिरिक्स लिखे जाते हैं या पोएम्स लिखे जाते हैं, एसेज लिखे जाते हैं, वो कंटेम्प्रेरी थीम्स के ऊपर बेसिस होते हैं कि क्या हो रहा है प्रेजेंट डे दुनिया में, कैसे कॉलोनियल रूल कैसे सप्रेस कर रहा है, या क्या रिफॉर्म चाहिए इंडिया में, क्या चेंजेस चाहिए इंडिया में जो हमें देखना चाहिए, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे जो आपका वे है, कैसे वो चेंज हो रहा है इंडिया में, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कैसे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नॉवेल, आपके पहले नॉवेल्स लिखते हैं, नॉवेल्स आपके फैंटेसी भी होती है कि वो क्या चाहते हैं सोसाइटी में, क्या हो, कैसे हो, उसके बारे में लिखे। धीरे धीरे आपकी लेट 19th सेंचुरी में, जैसे इंडिया में भी आपका लिटरेरी रेट इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो जैसे ही आपके धीरे धीरे क्या होता है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो कि क्या हो रहा है इंडिया में, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में आइडिया हो, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके बारे में आइडिया हो। तो बेसिकली उसके बारे में लिखने के लिए जो लिटरेरी रेट नहीं बढ़ रहा होता है, तो पिक्चर इलस्ट्रेशंस पे आने लगते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स मतलब फ़ोटोज़ आने लगते हैं, पिक्चर आने लगते हैं, पिक्चर प्रिंट में होके आने लगते हैं, ताकि लोगों को जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो, उनको भी एक आइडिया मिले कि कैसा चल रहा है, उनको भी आइडिया मिले कि क्या चेंजेस ज़रूरी है, क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या चेंजेस आ सकते हैं इंडिया में, वो सब जानने की भी उनको ज़रूरत हो, वो क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो क्रिएट होता भी है। तो इवन आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स हो या आपके पीरियोडिकल्स हो, वहाँ पे कार्टून्स आते हैं, कैरिकेचर्स बनाते हैं, जो प्रेजेंट रिजीम को, जो ब्रिटिश रूल हो रहा है, कॉलोनियल रूल हो रहा है, उसको निंदा करते हुए कार्टून्स बनाते हैं। एंड हाउ जो इंडिजिनियस पेपर्स हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये सारे ब्रिटिश रूल, उसके बारे में वो छापते हैं। तो ये धीरे धीरे बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आने चाहिए, क्यों आ रहे हैं, क्यों आने चाहिए, तो उसमें भी लिखा जाता है, उसके बारे में भी लिखा जाता है। तो प्रेजेंट डे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दो मतलब ऐसे नहीं है कि पुराने आपके हिस्ट्री के बारे में या कोई अलग फिक्शनल स्टोरी नहीं लिखा जाता, फिक्शनल कहानी कथा लिखा जाता है, बट कंटेम्प्रेरी थिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। तो क्या होता है, तो उसके बाद जो आता है विमेन एंड प्रिंट इन इंडिया। तो विमेन का पहले इंडिया में हम जानते हैं कि आपके 19th सेंचुरी में विमेन का स्ट्रक्चर क्या था, विमेन का पोजीशन क्या था। ये विमेन एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था, ये सोचा जाता था कि महिलाएं बस घर पे रहने के लायक हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, उनका बेसिक जो काम है वो घर संभालना है। इवन आप हिंदूज़ में ले लो या मुस्लिम्स में ले लो, मुस्लिम्स में भी वही धारणा थी उनकी, वही वो व्याख्या करते थे, वही उनकी सोच थी। और लेकिन ऐसे बात नहीं है कि ऐसे फैमिलीज़ नहीं थे जो चाहते नहीं थे कि आपके
उनकी बेटियां पढ़ें, तो ऐसे भी फैमिलीज थे जो ऐसे भी माता पिता थे, पिता अपने खुद बच्चों को कुछ अपनी बेटियों को भी पढ़ाना चाहते थे। तो इससे एक इवॉल्व होता है कि यहाँ से आपके विमेन ऐसे भी होते हैं कि कुछ महिलाएं खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद अपना एक स्टैंड लेते हैं कि आज हम पढ़ाई करेंगे, हम किसी भी हद तक पढ़ाई करेंगे, कैसे भी हम सीखेंगे पढ़ना लिखना। तो वो खुद एक स्टैंड लेते हैं आगे बढ़ के कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए या नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो वो बहुत ध्यान से वो उसके बारे में लेते हैं, सोचते हैं और लिखते भी हैं उसके बारे में। तो राष्ट्रसुंदरी देवी जो थी वो एक हाउस वर्कर थी। उन्होंने वो एक मैरिड यंग गर्ल थी जिन्होंने खुद पढ़ना सीखा था, और उन्होंने लिखा था अमर जीवन 1876 में। अमर जीवन इज़ बेसिकली इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि महिलाएं ऐसे उभर के आ रही हैं जो कोई स्टोरी नहीं लिख रही, कोई कहानी नहीं, अपनी कहानी लिख रही हैं। वो अपने बारे में बताना चाहती है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि लोग रिलेट कर पाए, दूसरी महिलाएं रिलेट कर पाए कि उनकी प्रॉब्लम और हमारी प्रॉब्लम क्या है, यदि कोई सिमिलैरिटीज़ हैं वो देख पाएँ, वो नज़रिया आए। तो वो ऑटोबायोग्राफी लिखती है। कैलाश वासिनी देवी एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन लिखती हैं। वो क्या वुमेन फेस कर रही हैं, क्या सोसाइटी हमें फेस करा रही है, समाज में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या चेंजेस की ज़रूरतें हैं, हम कैसे उस चेंज को ला सकते हैं, कैसे हम एक नए टाइप का वर्ल्ड बना सकते हैं जिसमें महिलाओं को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले जितना पुरुषों को मिलता है। तो पुरुष और औरत के जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके बारे में औरतें लिखती हैं। उनको क्या प्रॉब्लम फेस होता है उसके बारे में औरतें लिखती हैं। 1880s में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, जो बहुत अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो अपर कास्ट वुमेन, ये बात नहीं है कि लोअर कास्ट वुमेन ही ये सब प्रॉब्लम फेस करती थी। प्रॉब्लम जो होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, वो अपर कास्ट वुमेन भी फेस करती हैं। तो वो उनके मिजरीज़ के बारे में लिखती हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती हैं, उन्हें क्या फेस करना पड़ता है उसके बारे में लिखती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है। ये देख रहे हैं कि ये बात नहीं है कि बस अपर कास्ट वुमेन लिखती हैं, लोअर कास्ट, तो वो सारे वुमेन, जितने वुमेन वो लिटरेट है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, वो सब अपनी प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट करती है। वो सब अपनी प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करती है। 20th सेंचुरी में तो ऐसे में आते हैं सिचुएशन जहाँ पे आपके जर्नल्स वुमेन लिखती हैं, जर्नल्स एडिट करती है वुमेन। तो हम देख रहे हैं एक वुमेन लिटरेरी क्लास डेवलप हो रहा है। एक वुमेन अपने बारे में वो अपना एक स्टैंड ले रही हैं सोसाइटी में, वो क्या है, वो कैसे करना चाहती हैं, कैसे होना चाहिए, उसका स्टैंड ले रही हैं और उसके बारे में लिख रही हैं, और वो एक हाई स्टैचर भी बना रही हैं अपने लिए। तो उसके बारे में देखते हैं। 20th सेंचुरी पंजाब में फोक लिटरेचर लिखती हैं वुमेन, खुद की क्या चल रहा है, कैसे, मतलब उनकी जो रूटेड लिटरेचर है, क्या मतलब जो पहले ओरली जो बस बोला जाता था, वो आज लिखा जा रहा है प्रिंट कल्चर के कारण, क्योंकि ताकि वो जो ऑडियंस है उनके, उसको वो बढ़ा सके, ताकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका पहुंच, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। उसीलिए वो लिखते हैं, वो फोक लिटरेचर उसी बेसिस पे लिखते हैं। वो उनका मेन आइडिया होता है फोक लिटरेचर लिखने का, वो उनका मेन धारणा होता है फोक लिटरेचर लिखने का। तो फोक लिटरेचर उसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वो क्योंकि वुमेन ऐसे, तो हम देख सकते हैं डाइवर्स थीम क्रिएट हो रहा है। वुमेन अपनी प्रॉब्लम्स, अपर कास्ट वुमेन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रही हैं, लोअर कास्ट वुमेन अपनी प्रॉब्लम जो सीखे हैं, लोअर क्लास वुमेन जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रही हैं। सोसाइटी के बारे में लिखा जा रहा है, फोक कल्चर के बारे में लिखा जा रहा है, फोक लिटरेचर लाया जा रहा है ताकि ज़्यादा ऑडियंस आए। प्रिंट एंड पुअर पीपल। सो 19th सेंचुरी में क्या होता है, इंडिया में बहुत चीप बुक्स, सस्ती बुक्स सेल होने स्टार्ट होते हैं ताकि वो ऑडियंस बढ़े। 20th सेंचुरी में आपके लाइब्रेरीज आने स्टार्ट होते हैं इंडिया में, ताकि
आपके लोग जो खरीद ना पाएँ बुक्स, जिनको एक्सेस ना हो बुक्स खरीदने का, वो लाइब्रेरीज़ में जा सके, वो लाइब्रेरीज़ में पढ़ सके। पुअर पीपल जिनके पास पैसे नहीं होते हैं खरीदने के लिए, वो लाइब्रेरीज जा सकते हैं, वो लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या लिखा गया है, क्योंकि उनके अंदर भी जो पढ़ने की क्षमता, क्योंकि पढ़ने की क्षमता जिसमें आ चुकी है, वो पढ़ना चाहता है, वो जानना चाहता है कि दुनिया में क्या है, वो जानना चाहता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या होने चाहिए। तो एक रीडिंग कल्चर जो डेवलप होता है, रीडिंग मेनिया जिसे हम कहते हैं, वो डेवलप होता है। तो इवन पुअर पीपल भी चाहते हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम पढ़ सकें, हम पढ़ना लिखना करें। ज्योतिबा फुले का ज्योतिबा फुले जो एक पाइनियर मराठा राइटर हैं, वो गुलामगिरी लिखते हैं, जो बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में होता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे अभी तक भी इतने सेंचुरीज़ के बाद भी कितना प्रिविलेंट है, कितना सदृढ़ बैठा हुआ है इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में वो बैठ के हुआ है, वो डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चलता है इंडिया में। सो वो उसके बारे में लिखते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है इन पीपल को, वो उसके बारे में लिखते हैं। B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार भी कास्ट के बारे में लिखते हैं, कास्ट प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हैं। B.R. अम्बेडकर, पेरियार बहुत पाइनियर राइटर्स हैं वो दोनों, जो लोअर कास्ट के लिए फ़ाइट करते हैं, उनके हक के लिए फ़ाइट करते हैं, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं, तो उनके बारे में भी लिखते हैं। दे वर ऑल्सो राइटिंग अबाउट इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनकी प्रॉब्लम जो हो रही है, उनके पुअर कंडीशंस जो हैं, उसके बारे में भी लिखा जाता है। काशी बाबा वॉज अ कानपुर मील वर्कर। उन्होंने लिखा था छोटे और बड़े का सवाल, मतलब वो वर्कर्स के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में उन्होंने छोटे और बड़े का सवाल में लिखा था, जो पब्लिश हुआ था आपके 1938 में। तो वो उसके बारे में भी लिखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो मिल वर्कर्स को, जो वर्कर्स को फेस करने के लिए पड़ रहे हैं, कैसे पुअर कंडीशन में उनको रहना पड़ रहा है, कैसे हाउसिंग ठीक नहीं है, घर बना नहीं है, उन्हें कैसे रहना पड़ रहा है उस डिलैपिडेटेड हाउस में, गंदे घरों में, जहाँ पे आपके सैनिटेशन के लिए भी जगह नहीं है अच्छे से। सुदर्शन चक्र ने लिखा था सच्ची कविताएं, वो एक कंपाइलेशन की सीरीज़ की गई है सच्ची कविताएं बोल के, वो भी वर्कर के बारे में है। 1930s में बेंगलोर मिल वर्कर्स ने अपनी मिल वर्कर जो पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी सेटअप किया था, जाके जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको नॉलेज हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। प्रिंट एंड सेंसरशिप, तो ऑब्वियसली सेंसरशिप तो आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था प्रिंट मटेरियल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिंट मटेरियल अभी इंडियन ऑथर्स अपने प्रिंट मटेरियल, इंडियन राइटर्स अपने प्रिंट मटेरियल लिखते थे, तो जो कॉलोनियल रूल को गंदा बोलता था या सही नहीं है बोलता था, प्रॉब्लम्स हो रही उनको, वो उनका राइटिंग वो बैन कर देते थे। जेम्स ऑगस्टस हिकी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में लिखे, जो मिसरूल कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में लिखते थे, तो उनकी राइटिंग जो होती थी उसको बैन कर दिया जाता था, उनकी राइटिंग को के ऊपर बैन लगा दिया जाता था। 1880s में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन दे दिया था कंट्रोल करने के लिए, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता था पहले की, प्रेस किसकी भी बारे में लिख सकता है, किसी की भी निंदा कर सकता है, उसको कंट्रोल कर दिया गया था। तो एक ये भी, लेकिन लोगों जो इंडिजिनस राइटर थे वो खुश नहीं थे इससे, वो बहुत पेटिशंस लिखे आपके कोर्ट में कि चेंज होना चाहिए, प्रेस लॉ थोड़ा और इजी होना चाहिए ताकि लोग अपनी सोच लिख पाएँ, एक फ्रीडम होना चाहिए लोगों को अपनी सोच व्याख्या करने का एक फ्रीडम होना चाहिए। तो 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिवाइज़ किया प्रेस लॉज। थॉमस मैकॉली ने फिर से वो फ्रीडम ऑफ प्रेस वापस ला, ही वॉज ए लिबरल स्कॉलर, तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस वापस लाने की भी उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन 1857 में जब आपका म्यूटिनी होता है, सिपाही म्यूटिनी होता है, तब
इतना सिचुएशन मुश्किल बन जाता है कि 1879 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसमें फिर से आपके कंट्रोल ऑफ प्रेस हो जाते हैं। जो इंडिजिनस न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल आ जाते हैं। तो हमने देखा ये पूरे चैप्टर्स में कि पहले प्रिंट कल्चर डेवलप कैसे हुआ चाइना और जापान में फर्स्ट, दैन हमने देखा कि यूरोप में कैसे डेवलप हुआ और एक रीडिंग मेनिया कैसे क्रिएट हुआ, प्रिंट के इम्पैक्ट कैसे थे, इसके प्रोज भी थे, कुछ अच्छे इम्पैक्ट थे, कुछ बुरे इम्पैक्ट भी थे जिनके बारे में लोग बात करते थे। फिर देखा हमने कि प्रिंट इंडिया में कैसे आया, विमेन कैसे प्रिंट कल्चर को लिए, वो कैसे पढ़ना स्टार्ट किए, लिखना स्टार्ट किए, बच्चों के लिए लिखना स्टार्ट हुआ, और एक सेंसरशिप भी लाया गया ताकि प्रिंट कल्चर को मेंटेन कैसे, एक डिग्निटी मेंटेन करने के लिए लाया गया। तो हमने देखा डेवलपमेंट प्रिंट कल्चर का दूसरे कंट्रीज़ में कैसे हुआ और इस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। थैंक यू।